जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दो स्टेट में, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है 2024 असेंबली इलेक्शंस का। कल 20 तारीख को झारखंड में दूसरे चरण का यानी कि अंतिम चरण का चुनाव था और महाराष्ट्र में एक चरण का चुनाव 288 सीटों के लिए। झारखंड में 81 सीट है। सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली इस बार 2024 चुनाव में वो ये है कि झारखंड में, खासकर मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, अमित जी हमारे साथ हैं जो कि झारखंड प्रवास पे थे और अभी दिल्ली में हैं फिलहाल, और झारखंड पे इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत कही जा सकती है। तो मैं शुरू करने के पहले, अमित जी के जाने के पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं अपने व्यूवर्स को कि विधानसभा चुनाव में इस बार पहली बार हिंसा ना हुई, ना ही पुनर्मतदान की बात आई। इस बार जो कहा गया है, अभी तक आंकड़े पूरी तरह आए नहीं हैं चुनाव में कितने वोट्स पड़े हैं, बट ये कहा जा सकता है कि 3% ज्यादा वोट्स पड़े हैं इस बार 2019 के को देखते हुए। इस बार झारखंड में 1211 चेहरे थे जो आपस में खींचातानी कर रहे थे किसी तरह 81 सीटों के लिए। आखिरी में 81 चेहरे ही सामने आएंगे 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। इस बीच हमने अपना एक एग्जिट पोल किया था। हमारे लोग जमीनी हकीकत को जानने के लिए जमीन पर उतरे थे, सर्वे किया था, और उस सर्वे का मैं आपको एक हल्का सा रिजल्ट्स का, क्योंकि कल हमने एग्जिट पोल पे बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। जैसे झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड में हमारे सर्वे के हिसाब से जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो है प्रतिशत के हिसाब से, शेयर, वोट शेयर के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी लेड एनडीए को 44 से 45% आने की संभावनाएं हैं। उसी तरह जेएमएम इंडिया अलायंस को 45 से 46%, यानी कि 1% का हेर फेर होगा जो हमारे संभावनाओं के हिसाब से। और इसका जो सीट्स में टर्नआउट है वो ये है कि बीजेपी लेड एनडीए लाइकली संभावनाएं हैं कि 36 से 68 सीट इस बार इस चुनाव में मिलने की संभावना है बीजेपी लेड एनडीए को। उसी तरह जेएमएम लेड इंडिया अलायंस को 43 से 45, यानी कि 41 का फिगर पहली बार जेएमएम लेड इंडिया अलायंस चुनाव के साथ ही पूरा और पार करेगी। सरकार अगर ये होता है तो फिर सरकार जेएमएम की बनने की संभावनाएं हैं। देखिए, एग्जिट पोल ग्राउंड लेवल पे किया जाता है, सर्वे के दौरान लोग खुल के बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो 23 तारीख को पता चलेगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने जो हमारा जो एग्जिट पोल था उसके बारे में भी हम बता दें, क्योंकि आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए कि सर्वे हमारा क्या कहता है। महायुति को 43 से 44% मिलने की वोट शेयर मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरह एमवीए को 45 से 46% मिलने की संभावनाएं हैं। वोट शेयर की बात मैं कर रहा हूं, और अगर इसको आप सीट्स में टर्न आउट करते हैं तो तकरीबन महायुति को 127 से 135 सीट्स मिलने की संभावनाएं हैं। उसी तरह एमवीए को 147 से 155, यानी कि एमवीए 145 का जो फिगर है, मैजिक नंबर्स जिसको कहेंगे, 288 सीट्स पे चुनाव हो रहा है, 145 इज द मैजिक नंबर, शायद एमवीए क्रॉस कर जाए। खैर, ये तो 23 को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार कौन नहीं बनाने की स्थिति में है, या क्या होगा 23 को रिजल्ट्स में सामने आएगा कि 288 चेहरे कौन होंगे महाराष्ट्र में और 81 चेहरे कौन होंगे झारखंड में। तो आइए चलते हैं हम अमित जी के पास। अमित जी से हम जानना चाहेंगे कि अमित जी, ये चुनाव तो संपन्न हो चुका है, क्या लगता है आपको कैसे, और इस चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि पहली बार हिंसा और पुनर्मतदान की बात नहीं आई है झारखंड में, खास करके मैं बात कर रहा हूँ। जी अमित जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नशा में मुझे डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को भी जितनी प्रशंसा की जाए, अगर हिंसा नहीं हुआ है, हिंसा रहित चुनाव अगर हो जाए झारखंड में, जो सदियों से नक्सल प्रभावित रहा है, और जबकि 4-5 अभी भी ऐसा पॉकेट है जहां पर नक्सली कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर चुके थे। तो कुछ एक घटना, 2-4 ट्रक जलाने उलाने की वारदात सामने आई है, लेकिन चुनाव पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, ना तो मतों के प्रतिशत पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है। लोग बाहर निकले हैं
और बढ़ चढ़कर मतदान में और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने योगदान दिया है। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग को की भी तारीफ करनी होगी। शांतिपूर्ण मतदान कराना झारखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप देखेंगे मात्र 2 चरण में यहाँ का चुनाव संपन्न हुआ। हम लोगों ने वो समय भी देखा था जब इस छोटे से स्टेट में 3-4 चरण में चुनाव होते थे। तो चुनाव आयोग को हम लोग सब प्रशंसनीय कार्य किया है और उसके लिए उसको धन्यवाद। अब जहाँ तक एग्जिट पोल भी अब सामने आ गया है, चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे सामने आए। अब जनता किन मुद्दों को सीरियसली, किन मुद्दों को का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब 2 दिन में एक्चुअल आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपका जो चुनावी सर्वे और चुनावी एग्जिट पोल है, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। इसमें 1% का अंतर नज़र आ रहा है दोनों गठबंधनों में। तो इसमें एग्जैक्ट सीट का तो शायद ही कोई आदमी या कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ या उसको उतार पाए। तो बहुत क्लोज फाइट होने वाला है। ये लगातार से हम लोग पीछे भी डिस्कशन में बात करते रहे कि बहुत कड़ा मुकाबला है। और आप मान के चलो कि 1 दर्जन सीट ऐसा होगा जिसमें 1000-2000 का अंतर होगा। तो 1000-2000 का जो अंतर होता है वो किसी भी एग्जिट पोल में उसको तौलना, किसी भी मैथमेटिक्स में आप इसको नहीं तौल सकते हो। करवट इस तरफ भी जा सकती है, उस तरफ भी जा सकता है। लेकिन हाँ, जो इंडी अलायंस में जो जेएमएम जो एक बड़ा पार्टनर है, रीजनल पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस वहाँ छोटा पार्टनर है। तो जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ी है, मतलब एकदम बीजेपी जो केंद्रीय पार्टी और जिसका मशीनरी चुनाव लड़ने के लिए जाना जाता है, 500 साल चुनाव की तैयारी करता है, हर दिन चुनाव लड़ने को तैयार होता है, उनका बूथ मैनेजमेंट ही उनकी शक्ति कही जाती है। तो हर एक क्षेत्र में वो एकदम कंधा से कंधा, मतलब एकदम बराबर का लड़ाई जिसको बोलते हैं, बराबर का लड़ाई हुआ है। किसी मामले में जेएमएम लड़ाई में पीछे नहीं रहा है। चाहे एजेंडा सेट करने का मामला हो, मुद्दा को इनके मुद्दा को काउंटर करने का मुद्दा हो, तो हर एक मुद्दे में तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है। 1% का अंतर जो आपका सर्वे बता रहा है, मैं उससे सहमत हूँ, यही ग्राउंड रियलिटी है। अब 1% में चुनाव जो सीट वाइज किसको मिलता है कुर्सी, ये 23 तारीख को हम लोग को पता चल जाएगा। और जहां तक एक जो मैं बीजेपी जो चुनाव लड़ने के लिए मशहूर है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मशहूर है, जनरली क्या होता है कि फ्रंट फुट पे बीजेपी खेलती है और बैक फुट पे बाकी लोग उसको काउंटर करने के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको दाद देना होगा कि कल्पना सोरेन जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बनकर इस चुनाव में उभरी है झारखंड में, उनके बराबर का बीजेपी का कोई महिला नेता सामने नहीं आया है। ये बहुत दिलचस्प है। और इतना लंबा चुनाव के बावजूद बीजेपी का थिंक टैंक इस विषय पर सोच नहीं पाया, समझ में नहीं आता है। एक समय था जब सुषमा स्वराज स्टार प्रचारक होती थी, पूरे देश में उनका बोलबाला होता था। उमा भारती भी यहाँ की स्टार प्रचारक होती। तो मैंने महिला नेत्री के मामले में केंद्रीय बीजेपी हर पार्टी से बहुत आगे थी। लेकिन पता नहीं, अब आप इसको वैक्यूम कहें, शून्यता कहें, स्मृति ईरानी बीच में सुषमा स्वराज का वो जगह लेने की बहुत कोशिश की, बहुत जगह नजर भी आई, लेकिन जब लोकसभा के परिणाम के बाद जब हार गई तो वो स्टार प्रचारक के रूप में भी नजर नहीं आएंगी, समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि झारखंड से एक अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो भी पूरे पैन झारखंड में अगर आप बोलेंगे, कोडरमा के कुछ हिस्सों को छोड़कर उनका ज्यादा दौरा या ज्यादा मीटिंग नहीं हुआ है। तो अब एक इंतजार करते हैं 23 तारीख का। आप अनम्यूट कर लें। हाँ, मैं कह रहा था कि आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि 1% का डिफरेंसेस नजर आता है दोनों गठबंधनों के बीच। सीट्स में क्या रिजल्ट्स आएंगे वो तो 23 को पता चलेगा, पर हमारे सर्वे के हिसाब से मैंने अपना जो हमारा सीट एनालिसिस है वो आपके सामने हमने रख दिया था। अब अगर मान लें स्थिति कुछ लोगों के बीच, हमारी बातें अभी भी लोगों से हो रही है, 2 दिन का है, 2 दिन में क्या होगा किसी को पता नहीं है। अगर ये तो साफ है कि जेएमएम इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो उनका मुख्यमंत्री चेहरा नजर सामने है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये शायद राज्य बनने के बाद पहली बार होगा कि एक ही पार्टी जिसकी सरकार थी वो दोबारा फिर से सरकार में बनाने की स्थिति में है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर बीजेपी एनडीए 41 का मार्जिन जो मैजिक फिगर है वो अप्रोच कर लेता है, ग्रैब कर लेता है या जीत जाता है, उस स्थिति में
इनके पास तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा है नहीं। मजबूरी में या तो ट्राइबल फेस के तौर पे किसी को लाएंगे, क्योंकि 4-5 मुख्यमंत्री हैं शायद भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के पास, पूर्व मुख्यमंत्री जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, और पांचों की स्थिति मोरलेस वही है। किसी की बहू लड़ रही है, किसी की बेटी लड़ रही है, किसी की पत्नी लड़ रही है, किसी का बेटा लड़ रहा है, और 2 तो ऐसे हैं जो खुद ही लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, इनमें से कोई चेहरा सामने आएगा, या आपस में जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में खींचतान चल रहा है चेहरे के लिए, या कोई नया चेहरा आएगा? आपको क्या लगता है निश्चित, क्योंकि कार्यकर्ता तो ऐसे भी दरकिनार कर दिए गए हैं। देखिए, बीजेपी के अंदर आप ध्यान देंगे, इसी खींचतान को दूर करने के लिए जब 2019 में ये सत्ता से बाहर चले गए, तो रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर वहां की राजनीति से दूर कर दिया गया, यह मानते हुए कि एक आपसी लड़ाई कम होगी। लेकिन फिर जैसे चुनाव नजदीक आते आते आप देखेंगे कि उनकी बहू चुनाव लड़ने लगी, तो वहां सत्ता के गलियारों में ऐसा भी अफवाह है, या अफवाह के पीछे कुछ ना कुछ तो दम भी होता है। तो ऐसा अफवाह है कि वो अपनी बहू को, अगर एनडीए के फेवर में रिजल्ट आता है तो वो अपने बहू को रिजाइन करवाकर वो खुद भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो इस तरह का भी हल्ला है। तो मतलब जो पार्टी के अंदर के खींचतान को तो दूर नहीं किया जा सकता है, मतलब उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के सरकार में मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री से हटने के बाद वो तुरंत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो और उनको आदिवासियों, अमंग ट्राइबल्स, आदिवासियों के बीच में बीजेपी आज के दिन में बहुत बड़ा चेहरा मान रही है। हालांकि ठीक है, उनका चुनाव प्रचार खुद का भी इतना कड़ा हो गया कि वो संथाल परगना में जितना उनको दौरा करना चाहिए था उससे कम किया उन्होंने। बीजेपी की योजना थी कि वो हर आदिवासी सीट पर चंपई सोरेन को स्टार प्रचारक के रूप में जरूर ले जाएंगे। लेकिन वहां कुल्हान का लड़ाई भी इतना दिलचस्प हो गया, इतना कड़ा हो गया, उनके बेटे की चुनाव, उनके बेटे का जो सीट है वो फंसा हुआ था, तो उनका एक बहुत बड़ा समय अपने चुनाव और अपने बेटे के चुनाव में गया। तो चंपई सोरेन निसंकोच बहुत बड़े चेहरा है और दावेदार है। लेकिन बीजेपी, अगर आप ध्यान देंगे, पिछले 5-1 साल में बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का बहुत प्रयास की, और करीब करीब आप वो प्रयास उनका सफल था। लेकिन एक ही बात पर वो मामला अटक जाता था कि इनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है खुद डिप्टी सीएम तक इनको देने के लिए तैयार था, ऐसा लोगों का मानना है, या अंदर खाते लोग बताते हैं। तो उस समय बाबूलाल डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्हें सीएम की ही कुर्सी चाहिए थी। अगर चुनाव का परिणाम अगर आप इनके फेवर में नहीं आता है, या कुछ ऐसा अंक आ जाता है, चुनावी अंक जो जिसमें किसी का बहुमत नहीं है, तो जैसा लोग मानते हैं कि इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेएमएम और बीजेपी मिलकर आपस में सरकार बना ले, और इस बार केंद्रीय नेतृत्व जो भी थोपेगा वो वहां लोकल झारखंड के नेताओं को मानना ही होगा। तो अब मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन होंगे तो डिप्टी सीएम अगर बाबूलाल नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा आदिवासी बनेगा। हालांकि अब बीजेपी अभी तक बोलते आई है कि उनका नेता बाबूलाल है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और मेरे सीएम का चेहरा बाबूलाल ही होंगे। इसीलिए चुनाव के बीच में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रविंद्र राय की एंट्री दी है। तो रविंद्र राय जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप मान के चलो कि अगर संगठन में रविंद्र राय अगर अध्यक्ष बनेंगे तो कोई ट्राइबल फेस ही इनका चेहरा होगा। अर्जुन मुंडा खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव भी वो हार गए थे। दोबारा उनकी वापसी होगी, ये भी डिपेंड करेगा कि कुल्हान का रिजल्ट कैसा होता है, उनकी पत्नी कितने मतों से जीत कर आती है। उसके बाद इन नेताओं का कॉन्फिडेंस, जिनके जो वार्ड लड़ रहे हैं, उनके जो डिपेंडेंट लोग लड़ रहा है, उनका रिजल्ट भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा इनका आपसी खींचतान कम करने में या बढ़ाने में, या सीएम के चेहरा तक किसी एक नाम को फिक्स करने के लिए। ऐसे में एक चीज और है जाते जाते आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखें, तो उस हिसाब से जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार जो दिखा वोटिंग स्टेशंस पे महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा थी, क्या इसमें फ्रीबीज जो मैया योजना गोगो दीदी का काम था, या कल्पना जी का खुद जो एक इमेज स्टार कैंपेनर के तौर पे था, एक महिला का सामने आना? क्योंकि महिलाएं आम तौर पे कहा जाता है, देखा जाता था कि पिछले 2014-2019 में कम तादाद में बाहर आई थी, शायद वोट
परसेंटेज जो बढ़ा है वो महिलाओं का खुलकर सामने आने के कारण भी हो सकता है, ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार जेएमएम, और एक जो बात आपने कहा कि जेएमएम बीजेपी की सरकार बनने की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि बीजेपी जेएमएम अलायंस जो एक समय था फिर कहीं उभर के सामने ना आ जाए। अगर दोनों के बीच इस तरह की बात होती है तो क्या हेमंत जी को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारेगा? क्योंकि ईडी का केस था, करप्शन के केसेस इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, करप्शन मैं तो मानकर चल रहा हूं कि चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन ग्राउंड पर करप्शन जब बीजेपी टिकट देती है या दूसरे पार्टी से अपने नेताओं को इंपोर्ट करती है, तो उसमें तो पूरे देश में चर्चा है कि बीजेपी में लोग बोलते इसको वॉशिंग मशीन बताने लगे हैं। अभी हाल के दिनों में देखो, कैलाश गहलोत भी बीजेपी आ गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उन पर भी आरोप है। अजीत पवार और बहुत सारे नाम हम लोग पूरे देश लेवल पे देखते हैं। झारखंड में भी कमलेश सिंह आज के दिन में बीजेपी में है, वो पूरा मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, उन पर भी दाग है करप्शन का। खुद मधु कोड़ा की, हाँ, कमलेश सिंह पर खुद फिर से रिपीट करेंगे जो तमाड़ से लड़ रहे हैं, राजा पीटर भी आज के दिन में, हाँ, वो जदयू में है, एनडीए पार्टनर है इनके, अभी डायरेक्ट बीजेपी में। हाँ, वो राजा पीटर तमाड़ से लड़ रहे हैं, वो शिबू सोरेन को अपने समय में इलेक्शन हराए थे। तो खुद मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही हैं, और उनके मंत्रिमंडल के ज्यादा उस समय के मंत्री आज के दिन में बीजेपी में है। भानु प्रताप शाही बीजेपी में है, सब लोग बीजेपी से लें। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा, मंच पर बोलने तक ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट बीजेपी नहीं बोल सकती है कि करप्शन से एकदम अछूता है, क्योंकि अपने इनके खास कोर नेताओं पर कभी वैसा चार्ज नहीं लगा है। जब से मोदी जी आए हैं, सरकार पे कोई करप्शन का वैसा कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाहर से जितने नेता आए हैं, सब पे करप्शन का चार्ज यही बीजेपी लगा चुकी है। हाँ, जहां तक आप बोल रहे थे इशूज पे ज्यादा वोटर का आना, तो फ्री बीज का हमेशा से असर, हाँ, महिलाओं पे फ्री बीज का हमेशा से असर रहा है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना बहुत, और वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दोबारा लाने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो झारखंड में भी फ्री बीज का असर 100% होगा। और अब ये है कि कम ज्यादा 50%, 40% अमंग महिला, तो ये तो आपको चुनावी रिजल्ट आपको बता देगा। लेकिन आज के दिन में जो 1% अंतर जो आपका सर्वे दिखला रहा है, उसमें उस योजना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और कल्पना सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और कुछ एक फैक्टर जो हम लोग मीडिया में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झारखंड आज से 25 साल पहले बिहार से अलग हुआ, तो जब ये ज्वाइंट बिहार था, तो बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए इस क्षेत्र में आता था, तो उस समय लोग बिहार मानते थे। तो आज के दिन में लोग उसको बाहरी बोलने लगे हैं। झारखंड की भाषा में पुराने बिहार से जो लोग आज के दिन में झारखंड में रह रहे हैं, उनका संख्या करीब 40% है, लेकिन वहां लोकल राजनीति में उनको बाहरी ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अंदर ये भी वोटिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बाहरी भीतरी फैक्टर भी, और जो बाहरी है ऊपरी तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ है, जिसको हम लोग शहरी वोटर भी बोलते हैं, पुराना बिहारी वोटर भी बोलते हैं। उनकी भी एक अपनी तरह की समस्या है, जिसको बीजेपी हमेशा से सॉल्व करने का दावा करती है। लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी भी बहुत अंदर, जिसको बोलते हैं कि 20 साल शासन में रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन उनका भी समस्या अभी तक निदान नहीं हो पाया है। उनका वहां रहने का समस्या है, उनको घर का समस्या है, उनके पास जमीन का कागज नहीं है, अतिक्रमण के नाम पर सरकार उनके साथ ज्यादती करती है। तो अब आप 23 तारीख का रिजल्ट का हम लोग सब इंतजार करते हैं, देखते हैं जनता किस मुद्दे को हावी बनाई है, किस मुद्दे को सेंटर स्टेज पे रखी है। और चलिए, जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, वो ये है कि संघ का क्या विचार है, संघ का क्या सोचना है, संघ आज की तारीख में कैसे देखता है इस चुनाव को। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर वो बात आती है कि जेएमएम बीजेपी का साथ होना, अगर की बात मैं कर रहा हूं, सिचुएशन देखिए, पॉसिबिलिटीज को कोई भी नकार नहीं सकता है राजनीति में, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, पर ठीक है, इट मे हैपन। वैसे स्थिति में क्या संघ इसको स्वीकार करेगा?
या फिर आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज होने देगा? देखिए, आइडियोलॉजी, चुनावी राजनीति में तो बीजेपी बहुत हद तक बहुत जगह आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जो पुराने लोग हैं और संघ के लोग हैं वो उससे सहमत बिल्कुल नहीं है। ना वो परिवारवाद का समर्थन करते हैं और ना वो बाहर से नेताओं को लाने का समर्थन करते हैं। और मैं आज भी मान रहा हूं कि अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा रिलाई करे तो ये परिणाम, बीजेपी को इतना ताकत लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक तरफा एंटी इनकम्बेंसी और बाकी फैक्टर्स पे बीजेपी आज अपर हैंड में होती वहां 5, 7, 10 सीट तक ऐसा है जो कि बीजेपी के लोगों से ही लड़ाई है। और ये जो है ना, ये तीसरा फैक्टर को हर जगह जो एग्जिट पोल करने वाले जितने लोग हैं इसको मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं निर्दलीय कितना वोट काट रहे हैं उसको वो काउंट करने में चूक रहे हैं। तो जिस सीट पर जिनका बागी ज्यादा वोट काटेगा उस सीट पर परिणाम उसके अगेंस्ट आएगा। तो ये और जहाँ संघ जो है बहुत एक जगह आपको न्यूट्रल भी है, जहां उसका प्रत्याशी उसके लायक मिला है, मतलब अगर कार्यकर्ता प्रत्याशी हुआ है तो वहां संघ बहुत एक्टिव रहा है। और जहां कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं है और कोई परिवारवाद का इशू है या कोई बाहर से कैंडिडेट आया है तो वहां संघ शिथिल पड़ा हुआ है। वो ना तो वोटों को बाहर निकाल के लाया है, ना वो लड़ाई लड़ा है, ना वो अपनी आइडियोलॉजी की ज्यादा बात खुलकर किया है। तो आप पूरे झारखंड में संघ का रूप पॉकेट पर सीट पर अलग अलग रहा है। मतलब यूनाइटेड कोई उनका सेंट्रलाइज फरमान नहीं गया है कि आपको इसी के लिए लड़ना है, तो छोड़ दिया गया है कि लोकल आप अपने लेवल पे देखो, जैसा आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आपको एक्टिव रहना है या शांत हो जाना है। तो ये आप बोल सकते हो कि बीजेपी के लिए भी ये रिजल्ट के बाद बहुत तरह का रिव्यू होगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। तो सब 23 तारीख का इंतजार करें। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते मैं बस सिर्फ इतना अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि 23 का इंतजार कीजिए। सिद्धांत या सत्ता क्या सामने आता है ये पता चल जाएगा। जी नमस्कार अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।